टेलीस्कोप हम डिस्कस कर रहे थे। टेलीस्कोप की दो अरेंजमेंट होती हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, और दूसरी को बोलते हैं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज जो है हमारे पास वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर है। ये दो एडजस्टमेंट है हमारे पास। टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप क्या है हमारे पास? टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दूर है, उसको देखने के लिए यूज होती है, वो तो आपका सिंपली बात हो गई टेलीस्कोप हो गया। और कोई माइक्रो ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो वो आपका हो गया माइक्रोस्कोप। अब कोई चीज दिखाई देती है या नहीं देती है, ये उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट ने हमारी आई के ऊपर कितना एंगल बनाया है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है जैसे जैसे दूर चली जाती है, जैसे दूर जाती जाती है, तो उसने जो हमारी आई के ऊपर एंगल सबटेंड किया वो कम होता चला जाएगा। कैसे? ये मेरे पास पोजीशन है, किस चीज की आई है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखी है, और यही ऑब्जेक्ट मैं अगर यहां पर रख दूं, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? अगर वो पोजीशन 1 के ऊपर है तो उसने θ1 एंगल सबटेंड किया आई के ऊपर, और अगर वो पोजीशन 2 के ऊपर है तो उसने एंगल सबटेंड किया किसके, कितना सबटेंड किया? θ2। ठीक है, ये मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि भाई ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इतना मैटर नहीं कर रहा, जितना मैटर कर रहा है कि उसने आई के ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया। अगर वो 1 मिनट से ज्यादा एंगल सबटेंड करता है तो हम यूं कह करके चलते हैं कि भाई वो विजिबल है। अगर 1 मिनट से कम अगर वो एंगल सबटेंड करता है तो हम यूं कहेंगे कि वो विजिबल नहीं है। अब टेलीस्कोप की हेल्प से या माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से या माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जब उसको व्यू करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल सबटेंड किया वो आपका माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की हेल्प से बड़ा हो जाता है। और वो आपके पास हम एक रेशियो कैलकुलेट करके चलते हैं जिसको आप बोलते हो एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है आपके पास? एंगुलर मैग्निफिकेशन है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया, इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेलीस्कोप कौन सी पोजीशन पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। ठीक है, यानी फाइनल इमेज जो हमारी बन रही है कहां पर बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है। हमारी आई की रेंज क्या है? हमारी आई मैक्सिमम कितना देख सकती है? इनफाइनाइट। आपके स्टार्स जो हैं कितने दूर है? दिखाई देते हैं, राइट? लीस्ट डिस्टेंस पर कितने पे देख सकती है? 25 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज ह्यूमन आई के लिए लिया गया है। तो वो आपके पास अगर उससे कम अगर हम डिस्टेंस करके चलें तो हमारी आंखों के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेन पड़ना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास एक रेंज हो गया, उसका मिनिमम डिस्टेंस हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमारा हमने कैलकुलेट कर दिया। मोटे मोटे तौर पर एक बार मैं टेलीस्कोप का दोबारा से कर देता हूं आपको कि भाई किस तरह से वो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारी क्या हुई है, कैलकुलेट हुई है। तो उसको हम नॉर्मल पोजीशन भी बोलते हैं। जब आपकी इमेज कहां पर बने? इनफाइनाइट पर बने तो उसको नॉर्मल पोजीशन भी बोलते हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन भी बोलते हैं। नॉर्मल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं?
रिलैक्स भी पोजीशन बोलते हैं। तो अगर मैं उसको रिवाइज करूं नॉर्मल पोजीशन के ऊपर, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, रेज इनफाइनाइट से आ रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट से आ रही है तो हमारे पास पैरेलल कोर्स ऑफ रेज आ रहा है, रेज आर पैरेलल। Let one of the ray passes through the principal axis, the optical center, that will go undeviated. The other ray is parallel to the principal axis and the image will be formed at not parallel to the principal axis, but object is at infinity. Object कहां पर है? Infinity के ऊपर है, therefore it will form image on focus. तो यहां पर मेरे पास इमेज बन गई ए बी। टेलीस्कोप में होता क्या है, टेलीस्कोप में आप आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस की बीच के डिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो। तो हमने दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को चेंज करके क्या किया, वी सेट द टेलीस्कोप सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी के ऊपर गई, ये हमारे पास एक रे चली गई इधर आ गई, एक रे हमारे पास ये चली गई और इधर आ गई। फाइनल इमेज कहां पर बन गई है हमारी? इन्फिनिटी के ऊपर बन गई। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड किया? अल्फा। तो ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा। ये आपके पास इमेज है, ये आपके पास इमेज है, इमेज ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड किया? बीटा। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? m इज इक्वल टू व्हाट? बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ऑब्जेक्ट इज फार अवे, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और डेफिनेटली आपने टेलीस्कोप को उसकी तरफ ही फोकस कर रखा होगा, और अगर उसकी तरफ फोकस कर रखा है तो डेफिनेटली आपके पास ये अल्फा एंगल स्मॉल होगा। और अगर अल्फा एंगल स्मॉल है तो मैंने क्या किया, मैंने आपका अल्फा को टेंजेंट अल्फा से रिप्लेस कर दिया, बीटा को किससे रिप्लेस कर दिया? हमारे पास ये इमेज भी छोटी बनेगी, स्मॉल इमेज ही बनेगी। तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये हुआ मेरे पास बीटा भी स्मॉल हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया टेंजेंट बीटा। दिस इज व्हाट? टेंजेंट बीटा। और ये टेंजेंट बीटा हो गया, तो अब टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की डेफिनेशन लगा देता हूं मैं। ये मेरे पास C2 है, आई लेंस का फोकस है ना, ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है। तो बीटा हो गया मेरे पास ए बी डिवाइडेड बाई सी टू बी, ए बी डिवाइडेड बाई सी टू बी डिवाइडेड बाई व्हाट इज टेंजेंट अल्फा? टेंजेंट अल्फा किसके बराबर हो गया? टेंजेंट अल्फा हो गया ए बी डिवाइडेड बाई सी वन बी। तो यहां से हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, यहां से हमारे पास ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास सी वन बी डिवाइडेड बाई सी टू बी, एंड दैट इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई माइनस एफ। एफ नॉट को हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? हो गया माइनस एफ से। माइनस क्यों आया? इन्फिनिटी के ऊपर इमेज तब बनेगी अगर ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा? फोकल लेंथ के बराबर होगा, तभी ये जाकर के आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस के ऊपर बनेगी। तो ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेज मेजर हुआ एफ नॉट, तो ये तो पॉजिटिव ले लिया, और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेज मेजर हुआ, इसलिए आपके पास एफ क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप? एफ नॉट प्लस एफ सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर लेकर के आएंगे। We will put this on least distance of distinct vision. हम इस लेंस को थोड़ा सा आगे सरकाएंगे, और आगे सरकाएंगे तो आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज क्या कर जाएगी हमारी? चेंज कर जाएगी। और आई एम ड्राइंग द अनदर फिगर नाउ व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
आप अपने बुक की हेल्प से, जो भी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी है, दिनेश है, एनीथिंग जो भी है, उसकी हेल्प से आप क्या कहते हैं, और यहां से भी ड्रा कर सकते हो। आप फिगर्स की 3 4 5 बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिगर बनेंगे नहीं, जरूरत के ऊपर बनेंगे नहीं। और ये हॉट प्रॉब्लम है आपकी एनुअल एग्जाम में, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका रे डायग्राम के साथ आता ही आता है। तो इनके फिगर्स की आप प्रैक्टिस करें, especially least distance of distinct vision for microscope and normal adjustment for telescope। ठीक है, तो ये मैं टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? अगर हम सोचें तो बड़ा होने का कारण ये है कि वो जितनी ज्यादा रेज कलेक्ट करेगा उतनी ब्राइट इमेज आएगी। भाई वो कन्वर्ज तो उन्हीं रेज को कर पाएगा ना जो उसके ऊपर फॉल करेंगे। तो आपके पास अगर आप इमेज को ब्राइटर चाहते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज को क्या करना चाहोगे? आप कलेक्ट करना चाहोगे। तो इसलिए आपके पास टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का साइज एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए। पर अगर साइज लार्ज हो जाते हैं तो हमारे पास गड़बड़ हो जाती है। जितने भी फार्मूलाज हमने सॉल्व कर रखे हैं वो हमने किस तरह से सॉल्व कर रखे हैं? वो सॉल्व कर रखे हैं इफ अपर्चर इज स्मॉल, फिर वो फार्मूला फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लेंस का साइज बड़ा हो, अगर आपके पास लेंस का जो साइज है वो बड़ा है, तो आपके पास फोकस जो है वो शार्प नहीं होता। देन फोकस इज नॉट शार्प। फोकस जो है आपका वह एक रेंज बन जाती है, इनको मार्जिनल रेज बोलते हैं और इनको पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। पैरा एक्सियल रेज कौन सी? पैरा एक्सियल रेज वो जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, यानी वो अगर आपकी इस लेंस के ऊपर जा रही हैं तो हम उनके लिए अपर्चर स्मॉल मान सकते हैं। तो यहां से एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया जिसको हम स्फेरिकल एबेरेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एबेरेशन बोलते हैं। तो ये बाद में जाकर के टेलीस्कोप जो है हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हमारे कॉमर्शियली या फिर क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज नहीं होते। कौन से? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। यहां पे रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी लेंसेज यूज नहीं होते, मिरर्स यूज होते हैं। वी विल से दैट लेटर। और एक और प्रॉब्लम हो गई इसमें, और वो क्या प्रॉब्लम हो गई कि इसमें स्फेरिकल एबेरेशन तो है ही, साथ में क्रोमेटिक एबेरेशन भी है। एबेरेशन इज सिनोनिम टू डिफेक्ट। क्रोमेटिक एबेरेशन भी है। क्रोमेटिक एबेरेशन बोले तो रेड कलर की अलग फोकल लेंथ है, वायलेट कलर की अलग फोकल लेंथ है, येलो कलर की अलग फोकल लेंथ है। क्योंकि आपको पता है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का क्या कहते हैं फोकल लेंथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक है इसकी, और वो क्या ड्रॉबैक है? अगर आपको लेंस चाहिए तो ये ग्लास, प्योर ग्लास चाहिए। इसमें किसी तरह के भी बबल नहीं होने चाहिए, किसी तरह की भी इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्या होना चाहिए आपका? ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक और ड्रॉबैक है, और वो क्या ड्रॉबैक है? इसके दोनों सरफेसेस स्मूथ होने चाहिए। ये सरफेस भी स्मूथ होना चाहिए और ये सरफेस भी स्मूथ होना चाहिए। दोनों तरफ के सरफेसेस क्या होने चाहिए? स्मूथ होने चाहिए। ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि आपकी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में ओवरकम हो जाती हैं। वी विल स्टडी दोज आल्सो।
ठीक है, इसका रे डायग्राम पूरा करता हूं मैं। अभी पढ़ना है हमें, रे डायग्राम पूरा करना है हमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ हमारे पास, उसी तरह से हमने कोशिश की, हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की कि आपके टेलीस्कोप को हमने डायरेक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट किया, बट फिर भी थोड़ा बहुत एंगल रह जाता है, और वो मान लेते हैं हमारे पास अल्फा एंगल है। और ये एक और हमारे पास रे ऑफ लाइट, दिस इज एफ नॉट। ये आपके पास आई लेंस है ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। तो ये हमारे पास इमेज बन गई, दिस इज द इमेज। ये क्या हो गया, हमारे पास इमेज बन गई। अब हमने क्या किया, अब हमने आई लेंस को इसके थोड़ा नजदीक ले आए, आई लेंस को इसके थोड़ा नजदीक ले आए। तो अब मैं एक रे ये चली गई, मैं मान लेता हूं यहां पर आपकी फाइनल इमेज बन रही है, दिस इज B2 A2। फिगर आसान हो जाएगा मेरे लिए, यहां से स्टार्ट करके और ऐसे प्रोड्यूस कर देता हूं। इधर हमारी आई है, तो ये हमारे पास आई लेंस की पोजीशन है, ये मेरे पास बीटा हो गया, एंड आई एम सपोजिंग दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज हमारी कहां पर फॉर्म हुई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। रे डायग्राम इज कंप्लीट, ट्राई टू फॉर्म दिस रे डायग्राम। रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, इस रे डायग्राम को आप बनाओ। ये धनुष बाण नहीं बनानी, ये धनुष बाण नहीं बनानी। रे मतलब रे, रे मतलब तीर, ठीक है, बो नहीं। हमेशा एक काम करना, ये वाली रे बनाने से पहले फाइनल इमेज पहले बना लेना, ठीक है। और फिर कोई एक रे डाल देना, और इस जगह से जहां पर भी लेंस को वो कट करे उसको क्या करवा देना, मीट करवा देना। आपका फिगर बनाना इजी रहेगा।
Now let me define the magnifying power. Angular magnification. M is equal to what? Beta divided by alpha. अगर मैं थियोरेटिकली इसको डिफाइन करके चलूं तो लिटिल बिट चेंज, नॉर्मल एडजस्टमेंट में और एलईडीवी में मैग्निफिकेशन पावर में लिटिल बिट चेंज्ड. व्हाट इज बीटा? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, बट when formed at least distance of distinct region. What is alpha? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, वो है ही इन्फिनिटी पे. आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को नजदीक ला ही नहीं सकते, वो है ही इन्फिनिटी के ऊपर. और जब नॉर्मल एडजस्टमेंट था तो बीटा भी एंगल सबटेंडेड बाय इमेज था व्हेन फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. यहां पर बीटा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन. ठीक है, बाकी अब सॉल्व कर देते हैं इसको. एज एंगल्स आर स्मॉल, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा और अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा. भाई एंगल जब हमारे स्मॉल हैं तो बीटा को किसके बराबर लिख दिया हमने? टेंजेंट बीटा. और अल्फा को किसके बराबर लिख दिया? टेंजेंट अल्फा के बराबर. ट्राइंगल में अल्फा और बीटा डिफाइंड है तो टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा डिफाइन करके लेकर के आओ. ट्राइंगल में हमारे पास बीटा और अल्फा डिफाइंड है, तो आप यहां पर हमें लेकर के आओ कि व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर एंड यू विल रीच टू दिस रिजल्ट एफ नॉट डिवाइडेड बाय माइनस यू ई. ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा. पहुंचो बेटा, पहुंचो, इस रिजल्ट तक पहुंचो. मुझे नहीं लगता कि इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको कोई दिक्कत आएगी. पहुंच गए? क्या आया मेरे पास? टेंजेंट बीटा हमारे पास आया. टेंजेंट बीटा फिगर में क्या कहता है? टेंजेंट बीटा इज a1 b1 अपॉन c1 b1. a1 b1 अपॉन c1 b1, ये हमारे पास बीटा रहा, ये मेरे पास a1 b1 रहा, ये मेरे पास c1 b1 रहा. डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा, ये मेरे पास अल्फा है, a1 b1 अपॉन बीटा गलत डिफाइन कर दिया ना. C2 B1. और व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज A1 B1 अपॉन C1 B1. तो यहां से मेरे पास ये कैलकुलेट होकर के आ गया C1 B1 डिवाइडेड बाई C2 B1, और ये कैलकुलेट होकर के आ गया. क्या हमें पता है UE क्या है? नहीं पता. वी डो नॉट नो व्हाट इज UE. पर क्या हमें फाइनल इमेज पता है? फाइनल इमेज कहां पर बना रखी है हमने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर. और डेफिनेटली हम ना, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो टेलीस्कोप के आई लेंस की फोकल लेंथ भी पता होगी. तो यू ई को बदल देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ. कैसे बदल देते हैं? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. तो मेरे पास आ गया 1 बाई माइनस डी माइनस ऑफ माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई. फाइनल इमेज कहां पर बनाई आपने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनाई. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज मेजर हो रही है, इसलिए माइनस डी आया. ठीक है, सॉलिड. क्या लिखूं तो फिर मैं ये
I want the answer in this format. I want answer in this format. इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए मेरे को. हो गया? शाबाश. गुड. ये आया मेरे पास 1 by UE is equal to what? 1 by FE plus 1 by D. ठीक है, तो यहां से मेरे पास 1 by UE आ गया, 1 by FE मैंने कॉमन ले लिया, 1 plus FE by D. भाई क्या है, मैंने इसको FE से मल्टीप्लाई कर दिया, FE से डिवाइड कर दिया, तो FE से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 हो गया, ये 1 plus FE by D हो गया, तो ये आ गया. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई. किस चीज की मैग्नीफाइंग पावर आ गई? टेलीस्कोप की आ गई. कौन सी एडजस्टमेंट में आई? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्लियर? हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हल्का सा. आप मेरे को बता सकते हो इसमें इमेज इन्वर्टेड आई या इरेक्ट आई? ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस था. ऑब्जेक्ट कहां पर थी? प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर थी कि नीचे थी? रिमाइंड करो. ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे थी. अपना रे डायग्राम देखो कहां पर है, मेरे को नहीं पता कहां से आ रही है रेज. ऊपर से आ रही है. और फाइनल इमेज कहां पर बन रही है? तो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इन्वर्टेड. फार्मूले में भी तो लिख रखा है तुमने, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव. मैग्निफिकेशन आपने क्या लिख रखी है? नेगेटिव लिख रखी है. इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी है? इन्वर्टेड है. तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो यूज हो गया, पर चलो सही है, पर मेरे को दूर की वैसे देखनी है चीज, कोई दूर से बस आ रही है, कार आ रही है, मैच देखना है, तो क्या ये टेलीस्कोप काम करेगा? ये टेलीस्कोप फिर हमारे काम का नहीं. काम तो करेगा पर हमारे काम का नहीं. ठीक है, तो हमें उसमें क्या चाहिए? हमें उसमें चाहिए, हमारी इमेज भी क्या चाहिए? इरेक्ट चाहिए. तो इमेज इरेक्ट चाहिए, तो गैलीलियो ने छोटा सा टेलीस्कोप बनाया. गैलीलियो ने क्या बनाया? छोटा सा टेलीस्कोप बनाया. इसको भी किया जा सकता है वैसे तो, इसको भी सीधा किया जा सकता है. कैसे सीधा किया जा सकता है? एक लेंस, दूसरा लेंस, ये इमेज बनी मेरी, ये 2f, ये 2f, और ये तीसरा लेंस. ये फाइनल इमेज. बीच में एक लेंस और लगा दिया मैंने. भाई ये कहां पर बनी मेरी इमेज? F0 के ऊपर. कहां पर बनी? F0 के ऊपर. अब इस F0 से 2f डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक और लेंस फिट कर दिया. अब ये क्या करेगा? अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2f हो तो इमेज का डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा? 2f होगा. और इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी. तो इसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड कैसे बनेगी? इसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड ये बनेगी. ठीक है, और फिर दोबारा से ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है? FE के बराबर है. क्या हो गया अब हमारे पास? है कितना लंबा हो गया? कितना लंबा हमारा? इतना लंबा आपका टेलीस्कोप हो गया. मंसूरी में लगा रखे हैं देहरादून को देखने के लिए. 10-10 रुपए लेते हैं देहरादून दिखाने के लिए मंसूरी में. तो क्या हो गया? ये बहुत लंबा हो गया, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो गया. तो गैलीलियो ने एक आसान सी चीज बना दी.
और क्या बना दिया गैलीलियो ने? आसान सी चीज क्या बनाई? इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। एक लेंस बढ़ा है बस, मैग्नीफाइंग पावर इसने बस प्लस माइनस का प्लस कर दिया, क्योंकि इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? -1। और अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज यूज करके चलें तो टोटल हमारी मैग्नीफाइंग पावर होगी m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई m3 मल्टीप्लाइड बाई m4, इस तरह से। उसने क्या किया, गैलीलियो ने क्या किया, यहां पर एक कॉन्केव लगा दिया लेंस। कहां पर लगा दिया अभी देखेंगे। यहां पर एक कॉन्केव लेंस लगा दिया, और ये जब कॉन्केव लेंस हमने लगाया तो बताओ इस रे के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? विल इट डेविएट आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्केव लेंस? क्योंकि मैंने पोजीशन ही कुछ ऐसे मानी है कि इट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और एक और बताऊं बात मैं आपको कि ये जो डिस्टेंस है ये एफ ई के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? एफ नॉट के बराबर है। तो व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉन्केव लेंस? कैन यू टेल मी? What is the relative position of object with respect to concave lens? I will say this is u is equal to fe। बताओ है कि नहीं भाई? ये डिस्टेंस किसके बराबर है मेरे पास? एफ ई के बराबर है। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या कहता है? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f 1 by v minus of fe is equal to 1 upon minus of fe। ये माइनस कहां से आया? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये कैंसिल हो गया एंड v टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। यानी ये मेरे पास ये तो डेविएट नहीं होगा, बट ये वाली रे मेरी डेविएट हो जाएगी। और कहां से आती हुई महसूस हो रही है? कहां से आती हुई महसूस हो रही है? इंफिनिटी से। तो यहां से आपने देखा कि इमेज आपकी कैसी है? इमेज कैसी है? इरेक्ट है। अगेन मैग्नीफाइंग पावर इज m is equal to what? f naught by fe, but length is, what is the length of the telescope? Length of the telescope is f naught minus fe। तो छोटा सा लेंस बन गया जो आमतौर पर मेले में मिलता है, या आपको यहाँ पर दुकानों में कोई क्या कहते हैं टेलीस्कोप लेकर के, तो वो आपके पास ये वाला टेलीस्कोप मिलता है। कौन सा? गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये दो जो टेलीस्कोप थे हमारे, दीज वर रिफ्रैक्टिंग टाइप। नाउ वी विल डिस्कस रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप की जो डिसएडवांटेज मैंने आपको गिनवाई थी, वो डिसएडवांटेजेस जो हैं एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे? आपका कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, चाहे आप कॉनकेव मिरर कह लो चाहे आप कन्वेक्स मिरर कह लो, उसकी फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो सीधी सीधी r/2 है। वो सीधी सीधी क्या है?
r/2 है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है कि अगर एक लेंस को वाटर में डिप कर दें तो उसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और एक मिरर को वाटर के अंदर डिप कर दें तो उसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो मिरर की फोकल लेंथ वाटर के अंदर डिप कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर लेंस को आप वाटर के अंदर डिप कर दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडिया विल चेंज, और सराउंडिंग मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल चेंज। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास यहां पर ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आपका मिरर के अंदर क्या हुआ, मिरर के अंदर हुआ आपका क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं है। कौन सी एबेरेशन नहीं है, क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा व्हाट अबाउट स्फेरिकल एबेरेशंस, क्योंकि वहां पर भी r/2 तभी ट्रू है जब आपका अपर्चर स्मॉल है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करने के लिए बजाय स्फेरिकल मिरर के हम पैराबोलिक ले लेंगे। कैसा ले लेंगे, पैराबोलिक ले लेंगे। एंड इट कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली दैट एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू दिस, कहीं से भी आए, कितनी दूर से आए, इफ दिस इज द parabola and this is the axis of the parabola, all the rays after reflection will pass through the same point, they will pass through the same point। कहां से पास होंगी, एक ही पॉइंट से पास होंगी। अगर मैं ये बात करके चलूं ये मेरे पास आई है और ये मेरे पास आर है, तो पैराबोलिक मिरर का फोकस हमेशा क्या होता है, शार्प होता है। इसलिए आपके पास जो टॉर्चेज होती हैं जो दूर का देखने के लिए यूज होती हैं, उनकी बैकग्राउंड आपकी कॉनकेव ना होकर के पैराबोलिक कॉनकेव है। आप कभी चेक करना उनको, अगर टॉर्च है तो उनकी जो बैकग्राउंड है वो स्फेरिकल ना होकर के पैराबोलिक कॉनकेव है। ठीक है, तो यहां से फिर एक और चीज है, एक ही सरफेस को स्मूथ बना दिया, पॉलिश कर दिया, एक ही सरफेस को क्या बना दिया, स्मूथ बना दिया, पॉलिश कर दिया, आपका क्या बन गया, मिरर बन गया। दूसरा, आपने ये लेंस बनाया, इसको मैं इंस्टॉल कैसे करूं, आपको तो बहुत बड़ा लेंस बनाना है, तो इसको इंस्टॉल कैसे करूं, इसको स्टैंड लगाने पड़ेंगे। स्टैंड लगाने पड़ेंगे तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो स्टैंड लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। ठीक है, और अगर वही चीज मेरे पास मिरर में है, तो मिरर में मेरे पास ये मिरर है, बड़ा सारा मिरर है, तो अगर आपको स्टैंड लगाना है लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे तो पीछे लगा दो स्टैंड इसके। इसका तो आपके पास इधर स्टैंड लगाते हो तो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इधर स्टैंड लगाते हो तो भी क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। पर मिरर में तो एक साइड को क्या लगाए जा सकते हैं, स्टैंड लगाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कह सकते हैं, आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स में मिरर का अपर्चर बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी। हम रिजॉल्विंग पावर की भी बात करके चले। सिंपल सिंपल बस केवल कंस्ट्रक्शन है। दो तरह के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं। दो तरह के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं। कौन से दो तरह के बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं? एक को बोलते हैं कैसेग्रेनियन टाइप, कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप केवल कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस करनी है, बाकी कुछ नहीं डिस्कस करना। क्या है हमारे पास कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप? एक बड़ा सा स्फेरिकल कॉनकेव मिरर है जो ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, बीच में उसके गैप है।
वो क्यों है अभी बात करके चले। फिगर पूरा बना देता हूं, फिर बना लेना आप। यहां से हमारी रे ऑफ लाइट आई, यहां से हमारी रे ऑफ लाइट आई, इन्फिनिटी से आई, कहां पर कन्वर्ज होगी, फोकस पर कन्वर्ज होगी। ये फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो गई, होने नहीं दी हमने, ये फोकस है इसका। इसके रास्ते में ही हमने एक कॉन्वेक्स मिरर और लगा दिया पहले। अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। ये आपके पास और यहां पर आपने क्या लगा रखा है, यहां पर आपने रिकॉर्डर लगा रखा है। दिस इज कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। पर इसमें गड़बड़ हो गई, नजर आ रही हो तो क्या गड़बड़ हो गई, ये रे ऑफ लाइट है, इसको ये वाला मिरर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी पूरी लाइट इसके ऊपर क्या नहीं कर पा रही है, फॉल नहीं कर पा रही है। एक और गड़बड़ है, इसमें भी स्फेरिकल मिरर लिया, इसमें भी क्या लिया, स्फेरिकल मिरर लिया, तो यहां पर आपके पास स्फेरिकल एबरेशन होनी चाहिए। पर क्योंकि दो लेंस यूज हो रहे हैं अपोजिट में, एक आपका कॉनकेव यूज हो रहा है, दूसरा आपका अपोजिट नेचर के लेंसेज यूज हो रहे हैं, तो कुछ स्फेरिकल एबरेशन हमारी मिनिमाइज हो गई, कुछ स्फेरिकल एबरेशन हमारी क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई, क्योंकि दोनों लेंसेज का नेचर, दोनों मिरर्स का नेचर क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप, और न्यूटन ने अपनी टांग हर जगह अड़ाई, इसको उसने थोड़ा सा सुधार दिया और बच्चों को पढ़ना पड़ा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। बच्चों को क्या पढ़ना पड़ा, बच्चों को पढ़ना पड़ा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या है, ये फिगर बना लीजिएगा, फिर हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप की बात करके चलेंगे। दोनों स्फेरिकल है, ये दोनों स्फेरिकल है, कैसेग्रेनियन टाइप में दोनों स्फेरिकल मिरर है, एक कॉन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है। अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है। कौन से बेटा, हाँ यही तो इसके डिसएडवांटेज है, तभी तो न्यूटन ने बीच में टांग अड़ाई, इसका शार्प फोकस नहीं है, इसका फोकस शार्प नहीं है। पर इसने क्या कर दिया, मैं बता रहा हूं आपको, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो दोनों जो हमारी एबेरेशन प्रोड्यूस होंगी वो एक में पॉजिटिव होगी, एक में नेगेटिव होगी, एक में फोकल लेंथ बढ़ेगी, एक में फोकल लेंथ घटेगी, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ आपकी उसमें कुछ हद तक आपकी स्फेरिकल एबेरेशन रिमूव हो जाती है।
फिर न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने मिरर ही पैराबोलिक ले लिया। न्यूटन ने क्या ले लिया, मिरर क्या ले लिया, पैराबोलिक ले लिया। फोर्टी 45 डिग्री के ऊपर प्लेन मिरर लगा दिया। दिस इज प्लेन मिरर। ये आपके पास पैराबोलिक मिरर है। This was Newton's टेलीस्कोप। उसने कोशिश की कि ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, इसलिए उसने मिरर को प्लेन मिरर लिया और उसको टिल्ट कर दिया। अगर पूरा टिल्ट कर देता तो रिफ्लेक्ट नहीं करता, और अगर टिल्ट नहीं करता तो ऑब्स्ट्रक्ट ज्यादा करता। तो उसने 45 डिग्री के ऊपर उसको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आया, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। नाउ two more definitions to remember or cram or to understand. Resolving power. पहले डिफाइन करता हूं रिजॉल्विंग पावर किसकी, माइक्रोस्कोप की। रिजॉल्विंग पावर किस चीज की, माइक्रोस्कोप की। Can you tell me there is a gap between two fingers or not? है, आप सेट कर पा रहे हैं? ये रिजॉल्विंग पावर है। यानी क्या है, आप कितना मिनिमम डिस्टेंस जो है आप सेपरेट करके देख सकते हो। भाई मेरे को ये दो लाइनें सेपरेट दिखाई दे रही हैं, इनको मैं क्लोज कर देता हूं, इनको मैं और क्लोज कर दूं, इनको मैं और क्लोज कर दूं, तो कहीं ना कहीं तो लिमिट आ जाएगी ना कि भाई ये दोनों लाइनें हमें सेपरेट दिखाई नहीं देंगी। वो हमारे लिए क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। और रिजॉल्विंग पावर उस मिनिमम डिस्टेंस का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रिजॉल्विंग पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर सीन जस्ट सेपरेट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की आपको रिजॉल्विंग पावर चाहिए, उसके लिए वो डी मिनिमम है हमारे पास। दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। डी क्या है आपके पास, मिनिमम डिस्टेंस, such that the two objects are just seen separate with the help of optical instrument। और ये डी मिनिमम आपके पास आता है, डी मिनिमम आपके पास आता है
लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। म्यू और थीटा क्या है? ये मेरे पास माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है। यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट रखी है। ये मेरे पास कोण बना और दिस थीटा इज हाफ ऑफ दिस वर्टेक्स एंगल। और म्यू क्या है? ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस है। म्यू क्या है आपके पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर बेटा? रिजॉल्विंग पावर क्या हो गई? रिजॉल्विंग पावर होगी हमारे पास 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लेम्डा। म्यू साइन थीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं। म्यू साइन थीटा को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं। तो एक बात बताओ मेरे से, वॉयलेट कलर यूज करें तो ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी या रेड कलर यूज करें तो ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी? वॉयलेट कलर। रेडियो वेव्स यूज करें तो ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी या विजिबल रेज यूज करें तो ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी? रेडियो वेव्स हैज मोर वेवलेंथ देन विजिबल रेज। रेडियो वेव्स हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का मैक्सिमम वेवलेंथ वाला रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और फिर गामा रेज। मैंने कौन से ऑर्डर में बोला है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैज मोर रिजॉल्विंग पावर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स। Electron microscopes have more resolving power than optical microscopes. Can we explain this thing? एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। पढ़ा है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, हम भी पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली कहता है कि एक मूविंग पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है, राइट? तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव करता है जब वो मूव करता है। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो उसकी वेवलेंथ उसके मोमेंटम के अनुसार ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम होगी। कैलकुलेट कर देंगे बाद में हम। अगर हम 100 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कर दें, 150 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कर दें, तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। वहां से आप उसका मोमेंटम निकाल सकते हो। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। वहां से मोमेंटम आ गया। ठीक है। और उस मोमेंटम से h बाई लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन P, इतना आपने पढ़ रखा होगा जितना मेरे को पता है, तो वहां से लैम्डा आ जाएगा। तो एक सीधा सीधा 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ बढ़ती है। यहां पे v बता सकते हो मेरे को क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। v क्या है आपका? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ बनती है, मैं मान करके चलूंगी भाई 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास बढ़ती है। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर हम इसको कैलकुलेट करके चलें, ये 1 एंगस्ट्रॉम होगी, वो 4 से 8 हो गई, तो किसकी वेवलेंथ कम? इलेक्ट्रॉन की। भाई उसकी 1 एंगस्ट्रॉम हुई और विजिबल रीजन की कहां से कहां तक हुई? 4 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक।
तो विच हैज मोर रिजॉल्विंग पावर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विल हैव मोर रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, व्हाट विल बी रिजॉल्विंग पावर फॉर टेलीस्कोप्स? तो टेलीस्कोप्स में जब हम रिजॉल्विंग पावर डिफाइन करके चलते हैं तो सेपरेशन में नहीं डिफाइन करके चलते, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, एक प्लैनेट यहां पर है, दूसरा प्लैनेट यहां पर है, हम यहां पर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिस्टेंस आपका मैटर करता है, ये वाला डिस्टेंस आपका मैटर करता है, क्योंकि अगर ये प्लैनेट की पोजीशन यहां पर हो तो भी ये दोनों प्लैनेट तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे, सेपरेट दिखाई नहीं देंगे, ऑल्दो द डिस्टेंस इज टू लार्ज। तो इसलिए रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस की टर्म में डिफाइन इस बार नहीं करते। टेलीस्कोप के केस में हम डिफाइन करके चलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम एंगल सबटेंडेड बाय द टू ऑब्जेक्ट्स such that they are seen just separate। ठीक है, ये क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का डायमेंशनल फार्मूला और टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट है कि नहीं है? यहां पर मेरे पास रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस था और यहां पर मेरे पास रेसिप्रोकल ऑफ द क्या है? मिनिमम एंगल है। तो डेफिनेटली द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हैज डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके लिए हम डी थीटा इज टू बी कैलकुलेटेड एज d theta is to be calculated as 1.22 lambda upon capital D. Lambda is again wavelength of light used and capital D is what? Diameter of objective of the telescope. Diameter of यानी aperture of, not focal length, aperture of what? Aperture of ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी हमारे पास यहां पर? d अपॉन 1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर हमारे पास क्या हो गई? रिजॉल्विंग पावर इज d अपॉन 1.22 लैम्डा। अगर हमें रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है तो डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ ऑफ जो वेव्स हैं यूज्ड उनको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। और ये जो हमारे पास